प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चीन की व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। चीन की व्यवस्थापिका यानी कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। तो ये तो आपको पता ही है कि अधिकांश देशों के अंदर जो व्यवस्थापिका का जो रूप है वो द्विसदनात्मक है, 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका है। लेकिन यदि हम चीन पर दृष्टि डालें तो चीन के अंदर एक सदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। तो सिद्धांततः जनवादी चीन के शासन का जो रूप है संसदीय है। चीन की जो व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस है और जो वहाँ की मंत्री परिषद है उसको राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है। जैसा कि आपको पता ही है कि संसदीय शासन की यह विशेषता होती है कि वहाँ की जो कार्यपालिका होती है यानी कि प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वहाँ की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। चीन में भी राज्य परिषद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। जिन दिनों राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो वहाँ की कार्यपालिका यानी कि राज्य परिषद स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी मानी जाती है और स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। चीनी संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रीय जन कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। संविधान में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति राज्य की व्यवस्थापिका शक्ति का प्रयोग करने वाले निकाय हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो चीन का संविधान है या चीन का जो शासन है संसदात्मक प्रकार का है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है या वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसकी रचना और उसका संगठन किस प्रकार से हुआ है। तो ये मैंने पहले भी बताया आपको कि वहाँ की जो व्यवस्थापिका है एक सदनात्मक है और एक सदन है उसके अंदर। और वर्तमान समय के राज्यों में सामान्यतः विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। जैसे भारत में दृष्टि डालें तो भारत में संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है। अमेरिका में दृष्टि डालें तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट। ब्रिटेन पर दृष्टि डालें तो लॉर्ड सभा और लोक सदन। तो इस प्रकार से अधिकांश देशों के अंदर जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, लेकिन चीन के अंदर एक सदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। 121 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल है। 1954, 1975 तथा 1978 के संविधान में विधानमंडल एक सदनात्मक ही था और 1982 के संविधान में भी इसी की पुनरावृत्ति की गई है। संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना और उसके संगठन पर प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 59 में के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस में निम्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। पहला है प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाले नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि और जनवादी मुक्ति सेना या सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधि। इसी प्रकार से विशेष प्रशासकीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्य होते हैं। जन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और चीन के अंदर वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 18 वर्ष मानी गई है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति मत देने का अधिकारी होता है। इसी के साथ साथ वो उम्मीदवार भी बन सकता है, परंतु शर्त यह है कि वह पागल नहीं होने चाहिए, न्यायालय से दंडित न हो और साम्राज्यवादी पूंजीपति तथा सामंत न रहे हों। इसी प्रकार से ये जो राजनीतिक अधिकार चीनी नागरिकों को दिया गया है वयस्क मताधिकार का, वो राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम धंधे, कुल, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति तथा निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या मताधिकार या उम्मीदवार होने के अधिकार से वहाँ के नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता। जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या है इसके अंदर कितनी सदस्य संख्या रहेगी इसका निर्धारण जो है कानून के आधार पर होता है। नए संविधान को स्वीकृत करने वाली कांग्रेस में सदस्यों की उपस्थिति
3459 थी। 1986 में जो छठी कांग्रेस गठित की गई थी उसमें 2978 सदस्य संख्या थी। इसी प्रकार जन कांग्रेस विश्व का जो है सबसे बड़ा व्यवस्थापिका सदन माना जाता है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को सांसद न कहकर डेप्यूटी या डिप्टी कहा जाता है। व्यवहार के अंतर्गत अन्य साम्यवादी देशों की भांति चीन में उम्मीदवारों की एक सूची रखी जाती है और चुनाव में संघर्ष की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। सदस्यों के विशेषाधिकार हम देखें तो संविधान के अनुसार वहाँ की व्यवस्थापिका, चीन की व्यवस्थापिका यानी कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों को उनके सदस्य बने रहने तक कुछ विशेषाधिकार और कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं। किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि जनवादी कांग्रेस की बैठक न हो रही हो तो इस संबंध में ये प्रावधान वहाँ पर है कि कांग्रेस की जो स्थायी समिति है जिसकी नियुक्ति कांग्रेस के द्वारा ही की जाती है, और जब कांग्रेस बैठक में नहीं होती है उस समय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के काम स्थायी समिति ही देखती है, तो उस समय स्थायी समिति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो इस तरह से ये विशेषाधिकार वहाँ के डेप्यूटियों को दिए गए हैं। अगला है इसका कार्यकाल और अधिवेशन। कार्यकाल और अधिवेशन के संदर्भ में चीनी संविधान का जो अनुच्छेद 60 है उसके अनुसार इसका वर्णन किया गया है और उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। इसके कार्यकाल की समाप्ति के 2 महीने पूर्व स्थायी समिति को नई कांग्रेस के निर्वाचन करा लेने चाहिए। स्थायी समिति के लिए यह जरूरी है कि वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाएगी। आवश्यकता पड़ने पर इसके और भी अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं और स्थगित भी किए जा सकते हैं। यदि 1/5 डिप्टी कांग्रेस के अधिवेशन बुलाने का आग्रह करें तो इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इस प्रकार इसका हमने देखा कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना किस प्रकार से है, उसका संगठन किस प्रकार से हुआ है, कितनी सदस्य संख्या उसके अंदर होनी चाहिए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों को किस नाम से संबोधित किया जाता है, सदस्यों के विशेषाधिकार कौन कौन से हैं, कार्यकाल कितना है और इसके अधिवेशन किस प्रकार से बुलाए जा सकते हैं। सन 1975 तक तीसरी राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थान चतुर्थ कांग्रेस नहीं ले सकी और चतुर्थ कांग्रेस ने 1975 का संविधान उद्घोषित किया और उसके बाद पुनः उसकी कार्यप्रणाली में व्यवधान आ गया। राष्ट्रीय जन कांग्रेस 1978 से 1982 के अंदर हम देखें तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो 1954 में हुई प्रथम कांग्रेस, उसके बाद द्वितीय कांग्रेस 1959 में, तृतीय कांग्रेस 1964 और 65 में, चतुर्थ 1975 में, पंचम राष्ट्रीय जन कांग्रेस 1978 में और षष्ठम राष्ट्रीय जन कांग्रेस 1983 में। तो आज हमने देखा कि चीनी व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, वहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, व्यवस्थापिका का संगठन किस प्रकार से हुआ है, उसमें सदस्य संख्या कितनी है, सदस्यों के विशेषाधिकार, कार्यकाल और अधिवेशन। धन्यवाद।